सबसे पहले ग्लोमेरुलस और बोवेनल कैप्सूल की बात की। रेनल ट्यूब्यूल में हमने ट्यूब के मुख्तलिफ पार्ट्स की बात की थी। आज हम थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम नेफ्रॉन की टाइप्स की बात करते हैं। इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स में हम बात करते हैं। सबसे पहले नेफ्रॉन की टू टाइप्स होती हैं। एक टाइप है कार्टिकल नेफ्रॉन और सेकंड इसकी टाइप है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की टू टाइप्स हैं। ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या डिफरेंस है कार्टिकल नेफ्रॉन में और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में। कार्टिकल नेफ्रॉन जो है ये पाई जाती है कार्टिकल रीजन में, कार्टिकल रीजन ऑफ किडनी। हमने ये बात की थी कि किडनी के दो हिस्से होते हैं, एक आउटर पार्ट होता है और एक इनर पार्ट होता है। आउटर पार्ट को रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पार्ट को रेनल मेडुला कहते हैं। तो वो नेफ्रॉन जो रेनल कॉर्टेक्स के अंदर पाई जाती हैं उनको हम कार्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन के जितने भी पार्ट्स हैं, बोवेनल कैप्सूल, ग्लोमेरुलस प्लस ट्यूब्यूलर पोर्शन जितना भी है, ट्यूब्यूलर पोर्शन, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, पैपिलरी डक्ट, सारी की सारी जो पार्ट नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के जितने पार्ट्स हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं कार्टिकल रीजन में। तो इसको हम कहते हैं कार्टिकल नेफ्रॉन कि मुकम्मल नेफ्रॉन उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे कार्टिकल रीजन में होते हैं। ये नेफ्रॉन जो है ये स्मॉलर साइज की होती है, इसका साइज स्मॉलर होगा और इसका जो मेन फंक्शन है वो है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इसका फंक्शन है। तकरीबन किडनी के अंदर 80 to 85% कार्टिकल नेफ्रॉन्स होती है, इनकी तादाद भी ज्यादा होती है। अगर हम इसको कंपेयर करें जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के साथ, तो ये वो नेफ्रॉन होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं एट द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला के बॉर्डर पे ये प्रेजेंट होती है। इस नेफ्रॉन के कुछ हिस्से रीनल कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं और कुछ हिस्से रीनल मेडुला के अंदर होते हैं। रीनल कॉर्टेक्स के अंदर इसके कौन से हिस्से होते हैं? बोवेनल कैप्सूल, बोवेनल कैप्सूल, इसके अलावा ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। ये जो इसके सारे पार्ट्स हैं ये पाए जाते हैं रीनल कॉर्टेक्स के अंदर और बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो पाए जाते हैं रीनल मेडुला के अंदर। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट और पैपिलरी डक्ट, ये सारे पार्ट्स पाए जाते हैं रीनल मेडुला के अंदर। कॉर्टेक्स के अंदर कौन से रीजन है? बोवेनल कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। जबकि रीनल मेडुला के अंदर कौन से पार्ट हैं? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले,
कलेक्टिंग डक्ट और पेपिलरी डक्ट। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास नेफ्रॉन है जिसको हम जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं, ये लार्जर साइज में होती है, इसका साइज स्मॉल नहीं होता, बड़ा साइज होता है। इसका काम होता है कंसंट्रेटेड यूरेन बनाना, यूरेन फॉर्मेशन इसका काम है। उसका काम फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड था और इसका काम यूरेन फॉर्मेशन। और किडनी के अंदर 15 to 20% नेफ्रॉन्स जुक्स्टामेडुलरी होती है। तो यहाँ पे हमने इन दोनों का डिफरेंस देख लिया कि कार्टिकल नेफ्रॉन में और जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में क्या फर्क है। कार्टिकल नेफ्रॉन कॉर्टेक्स रीजन में, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन बॉर्डर पे होती है। कार्टिकल नेफ्रॉन में नेफ्रॉन के जितने भी पार्ट्स हैं सारे कार्टिकल रीजन में, जुक्स्टामेडुलरी में कुछ पार्ट्स कार्टिकल रीजन में और कुछ पार्ट्स मेडुला के रीजन में। कार्टिकल नेफ्रॉन का फंक्शन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का फंक्शन यूरेन फॉर्मेशन, कंसंट्रेटेड यूरेन फॉर्मेशन। कार्टिकल नेफ्रॉन 80 to 85% होती है, जबकि जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन ये 15 to 20% पाई जाती है। तो ये हमने देख लिया कि क्या डिफरेंस है कार्टिकल नेफ्रॉन में और जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में। नेक्स्ट हम देखते हैं यूरेन फॉर्मेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, स्टेप्स ऑफ यूरेन फॉर्मेशन। यूरेन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला स्टेप है इसका प्रेशर फिल्ट्रेशन, है। सेकंड स्टेप है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और जो थर्ड स्टेप है वो है ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। ये 3 स्टेप्स हैं यूरेन फॉर्मेशन के, प्रेशर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड है ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। इसको समझने के लिए हमें नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को ड्रा करना होगा जो कि कुछ इस तरह से है। इसमें हमारे पास सबसे पहले 2 पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के, एक है रेनल कार्पसल, इसके 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला इसका पार्ट है बोवमैन कैप्सूल, जो कि यहां पे आपको कप शेप स्ट्रक्चर नजर आ रही है। ये क्या है? बोवमैन कैप्सूल है। यहां पे सबसे पहले एक आर्टीरियोल आती है, जिसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल क्या होती है? एफरेंट आर्टीरियोल ये वो, जिस तरह आर्टरी होती है, आर्टरी फर्दर डिवाइड होकर आर्टीरियोल्स में कन्वर्ट हो जाती है और आर्टीरियोल्स डिवाइड होती हैं तो कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आर्टीरियोल है जिसका नाम है एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल वो आर्टीरियोल है, वो ब्लड वेसल है जो ब्लड को नेफ्रॉन की तरफ लेके आ रही है, जो ब्लड को बोवमैन कैप्सूल की तरफ लेके आ रही है। ये जब डिवाइड होती है तो
कैपिलरीज के एक नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाती है और कैपिलरीज का ये जो नेटवर्क है इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और फिर ये बाद में इफरेंट आर्टीरियोल में कन्वर्ट होती है, एफरेंट के बाद इफरेंट। इफरेंट आर्टीरियोल वो है जो ब्लड को बोमेन कैप्सूल से लेके जा रही है, नेफ्रॉन से दूर लेके जा रही है। अब ब्लड जो है जैसे ही यहां से ब्लड आता है और वो कैपिलरीज के नेटवर्क में जाता है जिनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, तो ग्लोमेरुलस की वॉल्स जो है वो परफोरेटेड होती है, इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो ये ब्लड इसके अंदर जो जैसे ही यहां पे ये ब्लड आता है तो प्रेशर की वजह से कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो इन पोर्स से निकल के ये दूसरे हिस्से में ये इस बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाता है। क्या हुआ, ब्लड आया आर्टीरियोल में, आर्टीरियोल्स जब डिवाइड हुई तो कैपिलरीज में, कैपिलरीज के अंदर जब ब्लड आया चूंकि डायमीटर कम हो गया तो ब्लड का प्रेशर बढ़ गया। जब ब्लड का प्रेशर बढ़ा तो प्रेशर की वजह से यहां से कुछ मटेरियल, क्योंकि ये वाल्व जो हैं ये परफोरेटेड हैं, यहां से कुछ मटेरियल निकला और निकल के ये मटेरियल आ गया बोमेन कैप्सूल के अंदर। इस मटेरियल को चूंकि ये प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन हुई है तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसको हम कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। जो मटेरियल है वो बोमेन कैप्सूल के अंदर मौजूद है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है इसकी जो कंपोजिशन है वो जस्ट लाइक लिम्फ या ब्लड के प्लाज्मा की तरह है। अब इसके अंदर बहुत से यूजफुल सब्सटेंसेस भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये मटेरियल, इस मटेरियल के अंदर ग्लूकोज भी है, बोमेन कैप्सूल में क्या है, बोमेन कैप्सूल, इसमें ग्लूकोज भी है, इसमें वाटर भी है, इसमें पोटेशियम आयंस भी हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होती हैं। बोमेन कैप्सूल के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, ग्लूकोज है, वाटर है, पोटेशियम आयंस है, इसमें कुछ अमाइनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। अब ये सारा मटेरियल जिसको हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं, ये अब आता है नेक्स्ट पार्ट में जो कि हमारा कौन सा है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब के। अब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के साथ यहां पे ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है जिसको हम कहते हैं पेरिटिब्यूलर पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। ये क्योंकि सारी ट्यूब के गेट मौजूद है, पेरिटिब्यूलर। अब यहां से रीअब्जॉर्प्शन होती है। जो मटेरियल बोमेन कैप्सूल के अंदर है जिसको हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं, अब यहां से रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब के अंदर 67% वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जितना वाटर यहां पे आया था उसका 67% ये रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। 67% वाटर इसका रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। 100% ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी तरह 100% अमाइनो एसिड्स ये भी रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे और कुछ पोटेशियम आयंस भी रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो चूंकि यहाँ पे अपने सिलेक्टिव मटेरियल की रीअब्जॉर्प्शन हुई है तो दूसरा स्टेप हमारा है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जो कि कहां पे हुआ है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। इसके गिर्द ये जो ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, ये जितना भी मटेरियल जो यहां पे आया था इसमें 100% ग्लूकोज, 67% वाटर, पोटेशियम आयंस और 100% अमाइनो एसिड्स ये
इस फिल्ट्रेट से निकलेंगे और फिल्ट्रेट से निकल के ये ब्लड के अंदर चले जाएंगे। अब इसमें से रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद अब ये जो हमारे पास फिल्ट्रेट बच गया ये नेक्स्ट मूव करता है कहां पे, डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में यहां पे क्या होगा कि फर्दर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फर्दर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी तो इसके अंदर जो फिल्ट्रेट है जिसको हम यूरेन कह रहे हैं वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या करती है, यूरेन की कंसंट्रेशन का बायस बनती है। क्या वजह है कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है इसकी वाल्स परमिएबल होती हैं वाटर के लिए, यहां से इजीली वाटर निकलता है और ये जो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का इसके अंदर वाटर आ जाता है। यूरेन की क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन। वजह क्या बनी कि ये जो वाल्स हैं ये परमिएबल हैं वाटर के लिए। नेक्स्ट यहां पे एक डेंस नेटवर्क मौजूद होता है ब्लड वेसल्स का, इसको हम कहते हैं वाजा रेक्टा। जो भी मटेरियल है वो रीअब्जॉर्प्शन के बाद यहां पे आ जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर खास किस्म के पंप पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। ये पंप क्या करते हैं कि इस फिल्ट्रेट के अंदर जो सोडियम होती है उसको बाहर पंप कर देते हैं, सोडियम को बाहर पंप कर दिया जाता है। जब सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा हो जाएगी, अंदर कम हो जाएगी, तो क्या होगा कि चूंकि सोडियम को उसने बाहर भेज दिया है, मीडियम कंसंट्रेटेड हो गया, मजीद पानी यहां से निकलेगा और मैक्सिमम वाटर जो है वो यहां से निकल के बाहर आएगा। अब सोडियम पोटाशियम पंप जो है इन्होंने क्या किया, मैक्सिमम सोडियम को बाहर पंप कर दिया। बाहर का मीडियम कैसा हो गया, बाहर के मीडियम में साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है। इसको डाइल्यूट करने के लिए फर्दर वाटर निकलता जाएगा और यूरेन जो है वो कंसंट्रेटेड होता रहेगा। अब उसके बाद सोडियम आयंस का बहुत ज्यादा लॉस करने के बाद अब ये जो फिल्ट्रेट है ये मूव करता है और मूव करके आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब के पास। कहां पे आएगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर एक खास किस्म का हार्मोन सेक्रीट होता है जिसको हम एल्डोस्टेरोन कहते हैं। और ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। क्योंकि सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। क्योंकि सोडियम जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए चाहिए होती है, तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाने वाला कौन सा हार्मोन होगा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। इसके अलावा जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है इसकी जो एपिथेलियम है इसमें ग्लैंडुलर सेल्स पाए जाते हैं और ये हाइड्रोजन आयंस सेक्रीट करते हैं। और हाइड्रोजन आयंस क्या करती है, यूरेन की पीएच को मेंटेन कर देती है। अब सोडियम आयंस की रीअब्जॉर्प्शन के बाद ये जो हमारा यूरेन है इसकी पीएच मेंटेन हो गई। अब ये नेक्स्ट मूव करता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अब कलेक्टिंग डक्ट में जब ये आता है तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यहां पे कंडीशंस को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है और मजीद वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाना होता है तो फिर क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन यहां पे आएगा
जिसको हम कहते हैं वैसोप्रेसन, या इसी का दूसरा नाम है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। वो वैसोप्रेसन क्या करेगा? फर्दर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेगा, फर्दर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जब वाटर की मजीद रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो यूरिन यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा। अगर कंडीशंस ठीक हैं, बॉडी को पानी की कमी नहीं है, तो फिर वैसोप्रेसन हार्मोन सेक्रीट नहीं होगा और यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। और जब यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो ये जितना भी फिल्ट्रेट है, जिसको अब हम यूरेन कहते हैं, ये पैपिलरी डक्ट है जिसको हम पैपिला कहते हैं, इसके अंदर जाएगा और फिर यहाँ से इसको बाहर सेक्रीट आउट कर दिया जाएगा। अगर तो पानी की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर सही थी, ज्यादा पानी था, वैसोप्रेसन सेक्रीट नहीं होगा तो यूरेन आपका डाइल्यूट होगा। लेकिन अगर वाटर की डेफिशिएंसी थी तो वैसोप्रेसन की सेक्रीशन होगी, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, और जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो जो भी यूरेन बनेगा वो डाइल्यूट नहीं होगा बल्कि कंसंट्रेटेड होगा। कंसंट्रेटेड यूरेन पैपिला में जाएगा और यहां से इसको फिर फर्दर सेक्रीट आउट कर दिया जाएगा। तो ये हमारा स्टेप था जिसमें हम कहते हैं कि ट्यूब्यूलर सेक्रीशन, कि ट्यूब्यूल से सारा मटेरियल जो है वो सेक्रीट हो जाए। तो तीन स्टेप थे, प्रेशर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सेक्रीशन।